अनिका, 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 तुम सुन रही हो ना मेरी बात? तुम माँ बनने वाली हो अनिका। डॉक्टर की ये शब्द सुनते ही 18 साल की अनिका समझ नहीं पा रही थी कि वो आखिर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अभी तो उसकी शादी को 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे। मिस्टर गौतम गुलेरिया, मैं समझ सकती हूँ कि आप दोनों इस वक्त परेशान होंगे, मगर आप लोग कोई भी फैसला ले उससे पहले मैं एक बात बता दूं, प्रेगनेंसी 4 महीने पार हो चुकी है, सो अबॉर्शन इज आउट ऑफ क्वेश्चन। इम्पॉसिबल डॉक्टर, आपसे कुछ गलती हुई है। मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? आज तक मुझे किसी ने छुआ तक नहीं। इसका जवाब डॉक्टर को नहीं, तुम्हें देना है, बेशर्म। अक्सर कार की बैक सीट पर बैठने वाले गौतम आज अनिका को पीछे बैठाकर खुद ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गए थे, मानो ऐसा करके वो अनिका को अपनी नाराजगी जता रहे हों। अनिका जानती थी कि एक बेटी होने के नाते आज उसने अपने पिता को दुनिया का सबसे बड़ा दुख दिया था, एक बिन ब्याही मां बनकर। इतना दुख उन्हें अनिका की मां के गुजरने पर भी नहीं हुआ होगा। अनिका को ऐसा लग रहा था मानो आज मनाली का हर इंसान उसे सवालिया नजरों से बस एक ही सवाल पूछ रहा हो कि कौन है इस बच्चे का बाप। लेकिन इसका जवाब तो अनिका के पास भी नहीं था। गुलेरिया हाउस ब्रिटिश के जमाने का मकान था। कहा जाता था यहाँ इंग्लैंड के अधिकारी वेकेशन मनाने आते थे, लेकिन अच्छे से मेंटेन न करने की वजह से पिछले कुछ सालों से थोड़ा बंजर सा लगने लगा था। अनिका कमजोर शरीर और भारी कदमों से गौतम के पीछे पीछे घर में दाखिल हुई। बिन माँ की पली बड़ी अनिका को आज सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उसके पापा के इमोशनल सपोर्ट की। मुश्किल से एक मौका मिला था हमें हमारी जिंदगी फिर से बेहतर बनाने का। नसीब वाली थी तुम जो तुम्हारी डोगरा खानदान के इकलौते वारिस कुणाल डोगरा से शादी हुई थी। You know, कितने पावरफुल लोग हैं। मनाली का सबसे पावरफुल खानदान डोगराज। हमारे सारे कर्ज, पेंडिंग कोर्ट केस, हमारी हर तकलीफ से हमें बाहर निकाला था उन लोगों। लेकिन शादी के 24 घंटे में ही तुमने हमारी जिंदगी वापस से जहन्नुम बना दी। उन लोगों को अगर तुम्हारे इस कारनामे के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। और तुम्हारी छोटी बहन कामिनी, उससे कौन शादी करेगा? भले ही वो तुम्हारी सौतेली बहन हो, लेकिन तुम्हारे इस कारनामे की वजह से उसकी भी तो बदनामी होगी। जब तक ये मामला खत्म नहीं हो जाता मैं कामिनी को और तुम्हारी मां मनीषा उसके भाई के घर भेज दूंगा। लेकिन आज नहीं तो कल सबको पता चल ही जाएगा। आज तुम भी अपनी मां के साथ ही। अनिका वो सुन चुकी थी जो गौतम कहते कहते रुक गया था। अगले दिन सुबह गौतम ने घर में लगे सारे सीसीटीवी के पिछले 5 महीने की फुटेज को खंगाला और बारीकी से देखने के बाद वो हैरान रह गया था कि पिछले 5 महीनों से छोटी मोटी बीमारी के चलते अनिका घर के बाहर कहीं गई ही नहीं थी। ये देखकर गौतम का गुस्सा अब आश्चर्य में बदल गया। उसे इतना तो समझ आ गया था कि कहीं कुछ तो गड़बड़ थी। जल्द ही अनिका की देखभाल के लिए एक नर्स रखी गई। लगातार देखभाल और दवाइयों से अनिका की सेहत में काफी सुधार आया। 4 महीने बीत चुके थे, लेकिन साथ ही साथ उसे ये बात रोमांचक कर रही थी कि उसके अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है जो सिर्फ और सिर्फ उसका होगा। अनिका अपनी छोटी सी दुनिया में लगभग सब कुछ भूल चुकी थी। न वो किसी से मिलती, न कोई उससे मिलता। अनिका ने जैसे ही लड़की को देखा, उसकी धड़कन मानो डर और टेंशन से तेज हो गई। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि अनिका का पति कुणाल डोगरा था।
कुणाल की शादी अनिका से भले ही उसकी मर्जी के खिलाफ करवाई गई थी, लेकिन अपनी बीवी की कोख में किसी और का बच्चा देखना कोई भी मर्द बर्दाश्त नहीं कर पाए। कुणाल शादी के मंडप से सीधे दिल्ली अपने कॉलेज की पढ़ाई करने चला गया था और वहीं पहुंचकर शादी के दूसरे दिन उसे अनिका की प्रेगनेंसी की खबर मिली थी। अरे कुणाल बेटा, आज अचानक से तुमने फोन किया कि तुम्हारे कॉलेज की तुम्हारी छुट्टियां शुरू हो गई क्या? कमाल है, 4 महीने के बाद मैं घर आना, अपने दामाद को इस तरीके से वेलकम करेंगे। और वैसे भी बहुत कुछ बदल गया है अब यहाँ पे। आओ बेटा, अंदर चलकर बात कर। देखो कुणाल, अगर तुम इस शादी को तोड़ना चाहते हो तो मैं समझ सकता हूँ। तुम समझ सकते हो, लेकिन ये बात मेरे बुढ़े दादाजी नहीं समझ सकते। जबरदस्ती इस मोटी से मेरी शादी करा दी और अब वो चाहते हैं कि इसके इस पाप को मैं अपना नाम दे दूं। जब जब इसको देखता हूं ना, ऐसा लगता है एक ऐसे गुनाहों की सजा मिल रही है जो गुनाह मैंने कभी किए ही नहीं। देखो इस बेशरम को कैसे खड़ी है। शादी के फेरे लेते वक्त किसी और का पाप लेकर के खड़ी थी पेट में। क्या लगता है तुझे तेरे इस पाप को मैं अपना नाम दूंगा? कुणाल डोगरा का नाम मिलेगा इसको। सोचना भी मत। पता नहीं किस कदर का कीड़ा है ये। मैं इस शादी को नहीं मानती। ये सुनकर कुणाल और गौतम दोनों ही शॉक थे। देखो बेटा, इस वक्त अनिका की तबीयत ठीक नहीं है, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। और रहा सवाल इस बच्चे का, तो उसके पैदा होते ही उसे अनिका से हमेशा के लिए दूर कर दिया जाएगा, मेरा यकीन कर। ठीक उसी पल अचानक से अनिका के पेट में जोरों से दर्द शुरू हो गया। दर्द के मारे एक झटके में अपनी पीठ के बल गिरी। अनिका, मम्मा मम्मा मम्मा, प्लेन लैंड होने वाला है। देखते ही देखते आज 6 साल बीत चुके थे और सामने थी उसकी 6 साल की बेटी रिया। रिया का मासूम चेहरा और उसकी खूबसूरत कत्थई आंखें देखकर अनिका की जान में जान आई। मम्मा, क्या हम पापा को ढूंढने जा रहे हैं मनाली? मैंने कितनी बार कहा तुमसे, तुम्हारे पापा नहीं है। कम ऑन मम्मा, हमारे तो टीचर सिखाते हैं कि सब बच्चों के मॉम एंड डैड होते हैं। तो क्या मैं गेमिंग वर्ल्ड से आई हूँ या फिर मैं किसी जादू करके हेड से बाहर निकली हूँ? आबरा का डाबरा, रिया बाहर आ जा। तो मनाली में मेरा भाई मिलेगा क्या? रिया का ये सवाल सुनकर अनिका गहरी सोच में डूब गई थी। उसे याद आ गया कि कैसे 6 साल पहले उसने मनाली के हॉस्पिटल में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। अनिका के पापा गौतम की कद काठी के एक आदमी ने उससे उसके दोनों बच्चों को छीनने की कोशिश की थी। कमजोर अनिका ने बड़ी हिम्मत से उस आदमी को रोकने की कोशिश की और उसका सामना कर रिया को तो बचा लिया, मगर अफसोस कि वो अपने बेटे को नहीं बचा पाई और वो आदमी अंधेरे में उसके बेटे को लेकर भाग गया था। और इसी वजह से अनिका की मौसी उसे बचाकर बेंगलुरु ले आई थी, जहां अनिका का इलाज भी हुआ था। हालांकि इन 6 सालों में अनिका पूरी तरह से बदल चुकी थी। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से फूला हुआ उसका शरीर अब एकदम ही से नॉर्मल हो चुका था। कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम।
मनाली में तो लोगों के होश उड़ जाएंगे। फ्लाइट अटेंडेंट हो या फ्लाइट के अन्य यात्री, सब लोग आते जाते अनिका पे एक नजर जरूर डालते, और डालते भी क्यों नहीं। शिफॉन की साड़ी में अनिका किसी भी फिल्मी एक्ट्रेस से कम नहीं लग रही थी। एक्सक्यूज मी मैम, इज देयर एनीथिंग आई कैन ब्रिंग फॉर यू? हेलो पा। कुणाल तुम्हें लेने एयरपोर्ट आ रहा है, तुम उसके साथ सीधा घर आना। यहाँ पहुँचते ही तुम्हें 2 पेपर्स पे साइन करना है, एक डिवोर्स पेपर और दूसरा वो। इतना कहकर गौतम अटक गया और फिर कुछ सोचकर उसने आगे कहा, खैर तुम घर आओ, यहाँ पहुँचते ही मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। इन 6 सालों में कुणाल भी काफी बदल चुका था। अब वो एक कॉलेज स्टूडेंट नहीं रहा था, बल्कि एक बिजनेसमैन था। आज तक इस दुनिया में किसी भी इंसान को अपने डिवोर्स पे इतनी खुशी नहीं हुई होती जितनी खुशी मुझे हो रही है आज। कैसे भी करके आज इस मोटी से ना अपने डिवोर्स पेपर पे साइन करवा लूंगा। आप फिक्र मत कीजिए सर, आज मैं सुबह सुबह माता के दर्शन करके निकला हूँ और मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि आज आपकी हर मनोकामना पूरी। आप चिंता मत कीजिए, आज आपके पेपर साइन हो ही जाएंगे। अच्छा सुन, जब जब मैं उस मोटी को देखता हूं ना, मेरा मूड ऑफ हो जाता है। आज मेरा मूड अच्छा है और दिन भी, तो अपना मूड ऑफ नहीं करना चाहता हूं मैं। एक काम कर, घूम के खड़ा हो जाता हूँ। भले उसने तुझे नहीं देखा है, तेरे हाथ में जब ये बोर्ड देखेगी तो तेरे पास खुद ब खुद चली आएगी। सीधा कर ले बोर्ड को। कुणाल ने एयरपोर्ट से बाहर आते हुए एक लड़की को देखा और फिर देखता ही रह गया। कुणाल बिना वक्त गवाए इस लड़की के सामने आकर खड़ा हो गया। अनिका एक पल के लिए सहम गई और उसे लगा कि पहले की तरह कहीं कुणाल उसकी फिर से इंसल्ट ना कर दे, और इसीलिए अनिका सीधे कुणाल को थप्पड़ जड़ देना चाहती थी, मगर वो अपनी बेटी रिया के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। हाय मिस गॉर्जस। अब लगता है मनाली में आप पहली बार आई हैं, क्योंकि अगर आप पहले आई होती तो ये पॉसिबल नहीं कि आप मेरी नजर से अननोटिस होती। टैक्सी। टैक्सी की क्या जरूरत है? आप कहिए, जहां कहिए वहां मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूं अपनी कार से। इफ यू अरे ये छोटी सी गुड़िया को आना है। हाँ, लगता है ये आपकी छोटी बहन है। हाँ, क्या तुम्हें अनिका दिखी बेटा? ना दिखने के लिए आपकी बेटी कोई सुई तो है नहीं जो वो दिखेगी नहीं। जब आएगी तो फिर वही तो दिखेगी, या ये कहूँ कि जब वो आएगी तो उसके पीछे के लोग भी नहीं दिखेंगे। तो दिखेगी तो बता दूंगा। रखिए। टैक्सी। टैक्सी वहां से निकलने ही वाली थी कि तभी कुणाल ने टैक्सी रोकी। मैम, अगर आप बेंगलुरु की फ्लाइट लेकर के आ रही हैं तो क्या आपने उस फ्लाइट में एक बहुत ही भद्दी और मोटी लड़की को देखा क्या? एक्चुअली वो ना 6 साल पहले 120 किलो की थी। तो पक्की बात, डबल सेंचुरी मार चुकी होगी। आपने नहीं देखा? आप अपना नाम तो बता दीजिए। ये सुनकर अनिका ने बिना किसी भी हाव भाव से धीरे से कहा, अनिका गुलेरिया।
मनाली के छोटे से एयरपोर्ट के बाहर की चहल पहल के बीच कुणाल ने अनिका से पूछा। मैम आप अपना नाम तो बता दीजिए। ये सुनकर अनिका ने बिना किसी भी हाव भाव से धीरे से कहा, अनिका गुलेरिया। कुणाल ये सुनकर दंग रह गया। आप अनिका गुलेरिया को ही पिक करने आए हो ना? अरे वो उस मोटी को तो मैं टैक्सी में भेज दूंगा। एक काम करिए, आप दोनों मेरे साथ मेरी कार में चलिए, मैं ड्रॉप कर दूंगा आपको। फटाफट इस टैक्सी के पीछे जाकर मैडम का पीछा कर, जाकर के देख मैडम किस होटल में रुकी। ध्यान रहे, हाँ, कोई भी तुझ पे शक ना करे। चल भाग, फटाफट भाग। अगले 1 घंटे में अनिका की टैक्सी मनाली की सबसे बड़ी 5 स्टार होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में दाखिल हुई। रुकिए। लेकिन उसका पीछा कर रहे राजू को होटल के मेन गेट पर ही रोक दिया। होटल का प्रीमियम इंटीरियर्स और फर्नीचर्स, आकर्षित एम्बियंस और वेलकमिंग स्टाफ को देखकर समझ आ रहा था कि क्यों देश विदेश से आए टूरिस्ट्स मनाली के इस शानदार होटल में रहना पसंद करते थे। इस फ्लोर पे 2 ही रूम्स हैं। जी मैम, इस टॉप फ्लोर पे सिर्फ 2 ही लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, एक आपका और दूसरा हमारे होटल के मालिक रोहित मारवा सर का है। रेजिडेंशियल स्वीट एक काफी लग्जूरियस अपार्टमेंट था। ये प्रेसिडेंशियल स्वीट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। मगर वर्ल्ड फेमस न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमृता उर्फ अनिका को इससे क्या फर्क पड़ने वाला था। तुम चेंज करो, मैं आ रही। हेलो अनिका, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस? कुणाल 2 घंटों से एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतजार करता रहा, तुम उसके साथ आई क्यों नहीं? कहाँ हो तुम? आ रही हूँ मैं। अनिका और उसके पिता गौतम के रिश्तों में दरार की वजह गौतम खुद था। 6 साल पहले गौतम ने अनिका से मुंह फेर लिया था और उसकी बेटी रिया को अपनाने से मना कर दिया था। इन 6 सालों में गौतम ने कभी भी अनिका को याद नहीं किया और आज उससे डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए बार बार कॉल किए जा रहे हैं। लेकिन डिवोर्स पेपर के साथ साथ गौतम अनिका से कुछ और भी चाहता था। लेकिन क्या? तभी अनिका के फोन पर उसकी असिस्टेंट राजलक्ष्मी का फोन आया। हेलो मैडम, आशा करती हूँ आपकी फ्लाइट सेफ और कंफर्टेबल रही होगी और आपकी नींद भी पूरी हुई होगी। अब ये बताओ, एक्टिंग करने के लिए फोन किया या कोई नई बात बताने के लिए? अरे फिर से वो बिजनेस टाइकून रोहित मारवा का मेल आया था। वो अपनी दादी माँ का इलाज देश की सबसे बड़े न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमृता यानी आपसे करवाना चाहता है। इस वक्त वो मनाली में ही है। आप भी मनाली में? तो मैंने सोचा क्या मैं अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बड़े लोग अपने बड़े बुजुर्गों की चिंता का सिर्फ ढोंग करते हैं। इनका असली मकसद ना कुछ और ही होता है। बड़े बुजुर्गों की प्रॉपर्टी, उनका बिजनेस और पता नहीं क्या क्या। हमें इनसे दूर ही रहना चाहिए। ओके, एज यू विश। वैसे एक बात बता दूं, मैंने सुना है कि रोहित मारवा की पर्सनालिटी काफी डैशिंग है। टॉल, डार्क, हैंडसम और इतनी कम उम्र में इतना बड़ा बिजनेस टाइकून। और अगर लाइफ में थोड़ा रोमांस आ ही जाता है तो इसमें क्या नुकसान है? रोहित का फोटो भेजो। अगर ऐसा ही है
तो एक काम करो, तुम ही उसे डॉक्टर अमृता बनकर मिल लो कि डॉक्टर अमृता के चेहरे को यहाँ कोई नहीं जानता। यहाँ मैं सिर्फ अनिका गुलेरिया हूँ। ठीक है, रोहित की फोटो भेजूंगी, एक बार देख लेना। अनिका हंसते हुए फोन काट देती है, लेकिन इसके पहले कि अनिका लिफ्ट के अंदर जा पाती, तभी अनिका को लगा जैसे मानो उसके पीछे कोई खड़ा हो। अनिका ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान हो गई। पीछे रिया खड़ी थी। उसका चेहरा कुछ उखड़ा हुआ था और वो बस अनिका को एक टक देखे जा रही थी। अनिका को लगा कि रिया नींद से अचानक उठकर उसने अनिका को पास नहीं देखा होगा, इसलिए ऐसे खड़ी हो गई होगी। मम्मा जल्दी वापस आ जाएगी और आते हुए ना आपकी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम ले आएगी, ठीक है? आप जाओ कमरे में और आराम करो या अपनी फेवरेट वीडियो गेम खेल लो, ठीक है? सीधा कमरे में ही जाना, ओके? मम्मा लव्स यू एंड शी मिस यू अ लॉट। बाहर जाने की जल्दी में अनिका एक बात भूल रही थी कि उसने अपने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद किया था। फिर भी रिया रूम से बाहर कैसे आ गई थी? तभी एक टॉल और हैंडसम आदमी होटल के टॉप फ्लोर के कॉरिडोर में तेजी से चलता हुआ आता है। ये आदमी था मारवा इंडस्ट्रीज का सीईओ रोहित मारवा। बेटा तुमसे कितनी बार कहा है कि बिना बताए रूम से बाहर मत निकलना। मेरी बात सुनता क्यों नहीं आ रही? जिस लड़की को रिया समझकर कुछ ही पल पहले अनिका ने बात की थी, वो बच्चा रिया नहीं बल्कि आर्यन था। रोहित मारवा का इकलौता बेटा आर्यन, मारवा इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस। और इन सब में सबसे मजेदार बात ये थी कि रोहित का बेटा आर्यन और अनिका की बेटी रिया दोनों की शक्लें एक दूसरे से हूबहू मिलती जुलती थीं और रिया अभी भी अनिका के कमरे में सो रही थी। तुम्हारा ध्यान कहाँ है आर्यन? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, चलो अंदर। मुझे चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। ये सुनकर रोहित थोड़ा हैरान हो गया। हमेशा गुमसुम और गुपचुप रहने वाला आर्यन का बर्ताव आज रोहित को कुछ अजीब लग रहा था। आर्यन के गाल पर लिपस्टिक का निशान देखकर रोहित हैरान हो गया। रोहित ने तुरंत सिक्योरिटी चीफ को फोन करके उसके रूम के बाहर का सीसीटीवी फुटेज तुरंत मंगवाया। फुटेज में रोहित ने जो देखा वो देखकर वो दंग हो गया। आर्यन एक ऐसा बच्चा था जो किसी अजनबी से तो दूर बल्कि रिश्तेदारों से भी ज्यादा बात नहीं करता था, ना ही उसके पापा के अलावा किसी के साथ मिक्स होता था। लेकिन सीसीटीवी में आर्यन ने एक बिल्कुल अजनबी औरत को अपने पास आने दिया, यहाँ तक कि उसे किस भी करने दिया। ये बात रोहित को बड़ी अजीब लगी। दूसरी तरफ अनिका गुलेरिया हाउस पहुंच गई थी। गुलेरिया हाउस उसका अपना घर। कामिनी यानी अनिका की सौतेली छोटी बहन, उसी के बर्थडे की पार्टी चल रही थी। जैसे ही उस लड़की को अनिका ने देखा, उसे याद आया कि वो लड़की उसकी बुआ की बेटी प्रीति है। अगले साल मिस हिमाचल बनोगी और उसके बाद मिस इंडिया। क्या तुम अभी भी कहोगी कि तुम्हारी अनिका दीदी मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? हाँ, अनिका दी सबसे ज्यादा सुंदर है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, वोटिंग करते हैं। तो आप लोग वोट करोगे इस मोटी और मुझ में ज्यादा खूबसूरत कौन है, ठीक है? ये बात कहकर कामिनी ने अपने एक दोस्त से सिगरेट जलाने का लाइटर लिया और उससे अनिका की फोटो जला दी। दूर खड़ी अनिका चुपचाप ये सब देख रही थी। सो गाइस, आप वोटिंग के साथ तैयार हैं? तो बताओ मुझे कितने वोट? कामिनी, 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 कामिनी। बेचारी प्रीति, सारे वोट्स तो मुझे ही मिल गए और तुम हार गई। चलो कोई बात नहीं, अब हार ही गई हो तो इसकी सजा तो मिलनी होगी।
तो तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हारी इस खूबसूरत मोटी दीदी की फोटो तो मैंने इस जूस के ग्लास में डाल दी, तो बस तुम्हें अब इसे पीना है। चलो। दिन माँ की अनिका को बचपन में ज्योति बुआ से ही माँ का प्यार मिला था और प्रीति मानो अनिका की कजन नहीं बल्कि सगी छोटी बहन हो। अनिका दी, हाँ हार और जीत का फैसला खेल खत्म होने के बाद होता है, और खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अरे यार, ये अनिका इतनी खूबसूरत कैसे लग रही है? हाँ यार, किसी फिल्म की हीरोइन जैसे लगने लगी है। Oh my God, she looks so sexy. जीत किसकी हुई है ये तो पक्का हो गया है, तो अब जो सजा तय करी थी वो पूरी कर ली जाए। चलो पी लो। और तभी ग्लास टूटने की आवाज सुनकर गौतम और अनिका की सौतेली माँ मनीषा वहाँ आ गए। पापा, मम्मा देखो ना, ये अनिका मेरी बर्थडे पार्टी में आकर मेरी पार्टी खराब करना चाहती। पहले तो बस इसे इतना कहा कि तुमने अपना वजन कैसे घटाया, और ये कहने लगी कि मैं तुमसे काफी खूबसूरत हूँ, और तो तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे साथ। सबके सामने मेरी इज्जत थी। पापा बस करो अनिका, बहुत तमाशा हो गया। एक डिवोर्स पेपर पे साइन करने के लिए और कितना नाटक करोगी तुम? हमारे साथ अंदर आओ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। छह साल बाद अपनी बेटी से मिलने की कोई भी खुशी न जताते हुए वो सीधे मुद्दे की बात करना शुरू करते हैं। देखो अनिका, जो हो गया सो हो गया। हमें और परेशान करके तुम्हें क्या मिलेगा? तुम मेहरबानी करके इन 2 कागजात पर साइन कर दो। मैं तो सिर्फ डिवोर्स पेपर साइन करने आई थी, ये दूसरे पेपर्स? दरअसल तुमसे डिवोर्स लेने के बाद हम, यानी कि मैं और तुम्हारी नई माँ, ये चाहते हैं कि कुणाल और कामिनी की शादी हो जाए। कुणाल को भी इस शादी से कोई एतराज नहीं है, और कामिनी तो पहले से ही कुणाल को चाहती थी। बस कुणाल के दादाजी की एक ही इच्छा है। दरअसल तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद उसकी जो फार्मा कंपनी तुम्हारे नाम हो गई थी, वो कंपनी तुम अपनी छोटी बहन कामिनी को शादी में तोहफे में दे दो। मैंने सारे कागजात तैयार करवा लिए हैं, बस तुम इन पे सिग्नेचर कर दो। वो कभी सोच नहीं सकती थी कि डोगरा खानदान के साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए उसके पापा इतना नीचे गिर सकते हैं। अपना कहलाने को इस दुनिया में इस कंपनी के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। माफ कर दीजिएगा, लेकिन ये कंपनी मैं आपको नहीं दे सकती। क्यों हमें बर्बाद करने पे तुली आने का? वैसे भी बिन ब्याही माँ बनकर जो समाज में तुमने हमारी इज्जत उछाली है, वो कुछ कम है क्या? जो अब अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम कंपनी मेरे नाम नहीं करोगी तो कुणाल मुझसे शादी नहीं करेगा? वहम है तुम्हारा। कुणाल मुझसे शादी इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो मुझे पसंद करता है, ना कि तुम्हारी उस फैक्ट्री के लिए, जैसे उसे तुम्हारे साथ करनी पड़ी। लेकिन तुम ये सब नहीं देख सकती हो क्योंकि तुम मुझसे बचपन से ही चलती हो। कौन किससे जलता है ना, इसका नमूना तुम बाहर देख चुकी हो। बचपन में अनिका का फायदा हर कोई उठा ले जाता था। आज अनिका को इस तरह सबके अरमानों पर पानी फेरता हुआ देख सब लोग गहरे शौक में थे।
समझती क्या हो अपने आप को? वजन घटाया है तो जुबान लड़ाना भी सीख गई हो क्या? चाहे कुछ भी कह लो, मैं कल भी तुमसे ज्यादा खूबसूरत थी और हमेशा तुमसे ज्यादा खूबसूरत रहूंगी। दिखने में भी आगे और पढ़ने में भी आगे। कुछ ही सालों में मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। मुझ जैसी लड़की को छोड़कर कुणाल तुम्हारे पास कभी वापस आ ही नहीं सकता। ठीक है, फिर एक और शर्त लगा ले। कहाँ गई ये मोटी? 2 घंटा इसने मुझे एयरपोर्ट पे वेट कराया। अनिका, कहाँ हो तुम? क्या कुणाल अनिका को देख लेगा? टैक्सी बढ़ ही रही थी कि तभी अनिका को याद आया कि उसने अपनी बेटी को एक प्रॉमिस किया था। मम्मा जल्दी वापस आ जाएगी और आते हुए ना आपकी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम ले आएगी, ठीक है? मम्मा लव्स यू एंड शी विल मिस यू अ लॉट। लेकिन अनिका इस बात से अनजान थी कि उसने प्रॉमिस रिया को नहीं बल्कि रोहित मारवा के बेटे आर्यन को किया था। होटल पहुंचते ही अनिका की कार को सिक्योरिटी गार्ड्स ने घेर लिया। విద్యార్థిగా ఉన్నప్పుడే ఓబీసీల సమస్యలపై పోరాడేందుకు మిమ్మల్ని పురుగొల్పిన నేపథ్యం ఏంటి? నేత గీత మత్స కుమ్మరి కమ్మరి వడ్రంగి చాకలి బోయ మంగళి. సామాన్య రైతు కుటుంబం నుంచి వచ్చిన మీరు చిన్నతనంలోనే రాజకీయాల వైపు ఎలా ఆకర్షితులయ్యారు? దాదాపు 40 సంవత్సరాల పైగా సుదీర్ఘ రాజకీయ నా ప్రయాణంలో అనేక మీరు ఎమర్జెన్సీని చూసిన తర్వాత కూడా బీజేపీ వైపు ఎందుకు? सिद्धार्थ की बात सुनते ही गौतम अपने आसपास देखकर मुस्कुराने लगा। मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि मैं अवतार ग्रुप में जॉब के लिए आया था। शायद तुम्हारी याददाश्त थोड़ी वीक है। ये बात सुनते ही आसपास खड़े लोगों का ध्यान भी गौतम की तरफ चला गया। वहीं शनाया को उसी वक्त गुस्सा आ गया और वो अवनी को देखने लगी। शनाया ने कहा, हाँ, मैं ये बात तो अवनी को बताना भूल ही गई कि हमारे प्यारे जीजा सा कल अवतार ग्रुप में झाड़ू लगाने की नौकरी के लिए गए थे। शनाया की बात सुनते ही सभी जोर जोर से हंसने लगे। अवनी ने शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लिया। वहीं लोगों के ठहाके सुनकर सिद्धार्थ को जोश आ चुका था। हाँ, लेकिन बेचारा क्या करे, बेचारे को शायद वहां भी कोई जॉब नहीं मिली या किसी ने जॉब पर रखा ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा दिल बहुत बड़ा है। मैं अपने होटल में तुम्हें जॉब दूंगा। तुम चाहो तो कल से ज्वाइन कर सकते हो। टॉयलेट क्लीनर की जॉब है और मुझे लगता है कि तुमसे बेहतर ये जॉब कोई नहीं कर सकता। और तो और मैं तुम्हें महीने की 15,000 सैलरी भी दूंगा। 15,000 तो तुमने एक साथ देखे भी नहीं होंगे मिस्टर गौतम। शनाया ने हंसते हुए कहा, सैलरी के साथ कमीशन भी तो होगा ना सिद्धार्थ? ऑफ कोर्स बेबी, मैं इसे खुद कमीशन दूंगा। जितना साफ टॉयलेट उतना ही ज्यादा कमीशन। लोग सिद्धार्थ और शनाया की हर बात पर जोर जोर से हंस रहे थे। सभी की नजर गौतम पर ही थी। वहीं गीता और अनिल उसे मन ही मन कोस रहे थे, लेकिन गौतम को अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। थैंक यू, लेकिन मुझे तुम्हारे होटल में जॉब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शनाया ने तुरंत कहा, साफ कहो ना, तुम्हारे अंदर एबिलिटी नहीं है कोई काम करने की। किसने कहा मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है? शनाया ने फिर हंसते हुए कहा, अच्छा जरा मुझे भी पता चले कि तुम्हारे अंदर क्या एबिलिटी है। एक बात अपने छोटे दिमाग में डाल लो, सिद्धार्थ के सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है। अरे छोड़ो ना शनाया, तुम भी किससे मुझे कंपेयर कर रही हो? ये बात कहकर सिद्धार्थ हंसते हुए गौतम के आसपास चक्कर लगाने लगा। वो अभी तक अवतार में हुई बेइज्जती भूल नहीं पाया था। सिद्धार्थ पंडित, पैसे के दम पर इतना मत उछलो, कहीं ऐसा ना हो कि कल तुम्हारे पास ये दौलत भी ना रहे और फिर कोई इसी तरह तुम्हारा भी मजाक उड़ाए। भूलो मत कि अच्छा वक्त किसी का सगा नहीं होता। मेरे पास दौलत रहेगी या नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि तुम इस जन्म में कभी अमीर नहीं बन पाओगे, क्योंकि इससे पहले कि सिद्धार्थ अपनी बात पूरी करता उसे बहुत सारे लोग बाहर जाते हुए दिखाई दिए। अचानक पार्टी में एक अजीब सी खलबली मच गई।
गायत्री देवी भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। गेट के सामने महंगी महंगी कारों की आवाज सुनकर वो भी बाहर जाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने बाहर जाने के लिए अपना कदम बढ़ाया, उसे बहुत सारे गार्ड्स अंदर आते हुए दिखाई दिए। सभी के हाथ में महंगे महंगे गिफ्ट थे। एक ही झटके में सभी गार्ड्स ने हॉल में गिफ्ट्स का ढेर लगा दिया। जाहिर था ये गिफ्ट्स रघुवीर पंडित के लाए हुए गिफ्ट से 10 गुना ज्यादा थे। हॉल में एक बार फिर लोगों की खुसुर फुसुर शुरू हो चुकी थी। कुछ देर पहले जो लोग गौतम का मजाक बना रहे थे, अब वही लोग हॉल में रखे हुए गिफ्ट्स और गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी के बारे में बात कर रहे थे। उसी वक्त लोगों के शोरगुल के बीच मुंशी जी बड़े ताव के साथ अग्रवाल हाउस के अंदर आ गए। उनके पीछे गन्स लिए 4 गार्ड्स देखकर गायत्री देवी हैरान रह गई। ये बात अलग थी कि वो अब तक मुंशी जी को रघुवीर पंडित का रिश्तेदार ही समझ रही थी। मुंशी जी अंदर आते ही गौतम को देखने लगे, जो थोड़ी ही दूरी पर खड़ा था। गौतम ने उन्हें देखते ही अपनी आंखों से गायत्री देवी की तरफ इशारा कर दिया। मुंशी जी ने अगले ही पल अपने चेहरे से चश्मा हटा लिया और गायत्री देवी को देखने लगे। हेलो मिस गायत्री जी, आपको आपकी पोती की सगाई के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सारे गिफ्ट जोधपुर के राठौड़ परिवार की तरफ से छोटा सा नजराना है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे हुक्म ने खास मुझे इस पार्टी में भेजा है। राठौड़ परिवार का नाम सुनते ही गायत्री देवी हैरान रह गई। गायत्री देवी बिजनेस में एक्टिव होने की वजह से राठौड़ परिवार के बारे में अच्छे से जानती थी। जोधपुर के साथ साथ रघुवेंद्र राठौड़ का बिजनेस कई जगह फैला हुआ था और इस बात से पूरा जोधपुर वाकिफ था। लेकिन गायत्री देवी इतने बड़े आदमी का अपने घर पर आने का मतलब समझ नहीं पा रही थी। गायत्री देवी के साथ साथ रघुवीर और सिद्धार्थ का भी यही हाल था। वहीं दूसरी तरफ अवनी के दिमाग में कई तरह के सवाल चल रहे थे। रघुवीर भी देखते देखते मुंशी जी के पास जाकर खड़ा हो गया। गायत्री देवी ने रघुवीर को देखते ही कहा, रघुवीर जी, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि आपके राठौर परिवार के साथ इतने अच्छे रिलेशंस हैं, जो उन्होंने हमारी इतनी छोटी सी पार्टी में आने की जहमत उठाई। गायत्री देवी की बात सुनते ही रघुवीर एक पल के लिए सकपका गया और खिसियानी हंसी हंसते हुए मुंशी जी को देखने लगा। वो ये बात अच्छे से जानता था कि उसका राठौड़ परिवार से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन गायत्री देवी के सामने ये बात कहकर वो अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था। अपने पापा की पहचान देखकर सिद्धार्थ का सीना भी घमंड से चौड़ा हो गया। वो अगले ही पल गायत्री देवी के पास चला गया और उनके कान में फुसफुसाने लगा, दादी, मेरे पापा का तो सुमेर पैलेस में जाना होता ही रहता है। वो अच्छे से जानते हैं राठौड़ परिवार के सभी मेंबर्स को। ये बात सुनते ही गायत्री देवी की आंखों में गहरी चमक आ गई। अरे वाह, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। शनाया की शादी के बाद तो राठौर फैमिली के साथ मेरा भी उठना बैठना हो जाएगा। सिद्धार्थ अपनी बात कहकर हॉल में रखे महंगे महंगे गिफ्ट्स देखने लगा। उसे अभी तक अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने जो हो रहा था वो सच था, लेकिन सच्चाई तो सिर्फ गौतम ही जानता था। सिद्धार्थ अगले ही पल गौतम की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। मिस्टर गौतम, देखो अपने आप को, एक मैं जमाई हूं और एक तुम जमाई हो। ऊप्स, घर जमाई हो। क्या औकात है तुम्हारी मेरे सामने? कुछ भी नहीं। तुम अवनी के ऊपर ही नहीं, पूरे अग्रवाल खानदान के ऊपर बोझ हो, बोझ। सिद्धार्थ के ताने सुनकर मुंशी जी का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। वो अगले ही पल सिद्धार्थ को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आगे बढ़े, लेकिन गौतम ने उसी वक्त अपनी आंख के इशारे से उन्हें रोक दिया। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ की बात सुनकर सभी जोर जोर से हंस रहे थे। ये देखकर अवनी की आंखें नम हो गईं। उसकी नम आंखों को देखते ही गौतम बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। सिद्धार्थ एकटक उसे जाते हुए देखने लगा। पार्टी में एक के बाद एक इतना सब कुछ होने के बाद गायत्री देवी ने सभी को मुस्कुराते हुए कहा, ओके, तो अब बहुत हो गई बातें। इन सारी बातों की वजह से पार्टी का मजा खराब क्यों करें हम लोग?
आज मेरे लिए सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज मेरी सबसे प्यारी पोती शनाया की सगाई सिद्धार्थ जैसे होनहार लड़के से होने जा रही है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग इस खुशी के पल को एंजॉय करें। गायत्री देवी की बात सुनते ही सभी मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगे। एक ही पल में पार्टी का माहौल नॉर्मल हो गया। सिद्धार्थ भी अपनी झूठी शान के साथ लोगों के साथ मिलने जुलने में लग गया। वहीं मुंशी जी की नजरों में अभी तक सिद्धार्थ के लिए गुस्सा भरा हुआ था। वो अगले ही पल गौतम को ढूंढने लगे। तभी उनके पास गौतम का कॉल आ गया। जी हुकुम। मुंशी जी, जो नेकलेस मैंने अपनी के लिए खरीदा था वो आप लाए हैं ना? जी हुकुम, लाया हूँ। ठीक है, मैं पीछे वाले गेट के पास खड़ा हूँ, आप जल्दी आ जाइए और ध्यान रहे कोई देख ना ले। जी हुकुम। ये मुंशी अभी आया। गौतम से बात करके मुंशी का चेहरा खिलखिला उठा। नेकलेस अब तक उनके छोटे से बैग में ही था, जिसे वो हमेशा अपने साथ रखते थे। वो अगले ही पल लोगों की नजरों से बचते हुए अग्रवाल हाउस के पीछे वाले रास्ते में चले गए। कुछ ही देर में उन्होंने गौतम से मिलकर उसे नेकलेस दे दिया। नेकलेस देखते ही गौतम को अवनी का ख्याल आ गया। मुंशी जी एकटक गौतम की आंखों में देख रहे थे। देखना, ये नेकलेस देखकर अवनी खुश हो जाएगी। हुकुम, गुस्ताखी माफ, लेकिन ये मुंशी आपसे एक बात बोलना चाहता है। हाँ कहिए ना मुंशी जी। ये मुंशी समझता है कि आपको अवनी के साथ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन 1 साल बाद आपको अवनी को छोड़कर दीप्ति बिटिया से शादी करनी है। तब आप कैसे संभालेंगे ये सब? अवनी के साथ आपका प्यार बढ़ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आखिरकार बात दिल की है और दिल पर तो किसी का जोर ना चाले। मैं बस बात कह रहा हूं, बाकी आप बहुत समझदार हैं। मुंशी जी की बात सुनते ही गौतम एक पल के लिए शांत हो गया और ध्यान से नेकलेस को देखने लगा। फिक्र मत कीजिए मुंशी जी, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। 1 साल बाद चाहे जो भी हो, मैं अवनी को छोड़ दूंगा। गौतम मुंशी जी की आंखों में देखने लगा। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। अच्छा, अब जाइए, इससे पहले कि किसी को शक हो जाए। मैं भी आता हूँ। गौतम की बात सुनते ही मुंशी जी वहां से निकल गए। अंदर जाते ही उन्हें गायत्री देवी दिखाई दी। वो अगले ही पल गायत्री देवी के पास चले गए। अब मुझे इजाजत दीजिए, अब मुझे और भी कुछ काम है। अगर आप थोड़ी देर और रुकते तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता। हमें तो आपने खातिरदारी का मौका दिया ही नहीं। वो फिर कभी, अभी बड़े हुकुम के दूसरे काम से भी जाना है। निकलने में देरी हो गई तो परेशानी हो जाएगी। ये बात कहते हुए मुंशी जी अगले ही पल गेट के बाहर जाने लगे। आसपास खड़े गार्ड्स उसी वक्त उन्हें घेर कर उनके आसपास चलने लगे। सिद्धार्थ और रघुवीर भी मुस्कुराते हुए उन्हें जाते हुए देख रहे थे। वहीं अवनी अपनी मॉम डैड के साथ सभी लोगों से अलग एक कोने में खड़ी थी। मुंशी जी के गेट तक पहुंचते ही गौतम ने अवनी के पास आकर उसे नेकलेस दे दिया। अवनी, ये तुम्हारे लिए। नेकलेस देखते ही अवनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। गौतम, ये तुम्हारे पास कैसे आया? मुझे पता है कि ये तुम्हें ज्वेलरी शॉप पर बहुत पसंद आया था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खरीद लिया। लेकिन तुम्हारे पास पैसे? इससे पहले कि अवनी आगे कुछ पूछती, शनाया का भाई नील वहां पहुंच गया। नील भी शनाया की तरह अवनी और उसके परिवार से नफरत करता था। अवनी और गौतम को एक कोने में बात करते हुए देखकर नील छुपकर उन दोनों की बातें सुनने लगा। देखते ही देखते उसकी नजर नेकलेस के बॉक्स पर चली गई। बॉक्स के अंदर चमचमाते नेकलेस को देखते ही वो शॉक्ड रह गया। उसने अगले ही पल आगे आकर गौतम के हाथ से वो बॉक्स छीन लिया। इतना महंगा नेकलेस तुम्हारे पास कैसे आया? वापस दो, मैंने कहा वापस दो। वापस दे दूं? पहले ये बताओ ये तुम्हारे पास आया कहां से? मैं कहीं से भी लाया हूं, तुम्हें क्या? मैंने कहा वापस दो। ये कहते हुए गौतम नील से नेकलेस छीनने लगा, लेकिन नील ने अगले ही पल उसे अपनी पीठ के पीछे छुपा लिया। कहीं तुमने इसे चोरी तो नहीं किया? ये सुनते ही अवनी की आंखों की कोर गीली हो गई, क्योंकि गौतम के पास नील की बातों का कोई जवाब नहीं था। गौतम, क्या हुआ? तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? आखिर तुम ये नेकलेस कहां से लाए हो? सच सच बताओ, क्या सच में तुमने ये नेकलेस चोरी किया है?
मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी नीच हरकत करोगे। नहीं अवनी, मैंने नेकलेस चोरी। अच्छा, तो अब मैं समझा, तुमने नेकलेस दहेज के सामान में से चुराया है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। मैं अभी तुम्हारी असलियत सभी को बताता हूँ, चोर साला। इससे पहले कि गौतम अपनी बात अवनी को समझाता, नील मौका देखकर परिवार के बाकी लोगों के पास चला गया, जो इस वक्त मुंशी जी को छोड़ने के लिए गेट के पास खड़े थे। दादी साहब, आप सब लोग गेट पर खड़े हैं और यहाँ इस गौतम के बच्चे ने दहेज पर हाथ साफ कर लिया। ये देखिए कितना महंगा नेकलेस चुराया है। नील की आवाज सुनते ही सभी एक दूसरे को देखने लगे। एक के बाद एक पार्टी में बड़े बड़े झटके लगते जा रहे थे, लेकिन इस बार बात बहुत बड़ी थी। नेकलेस देखते ही गायत्री देवी की आंखें गुस्से में लाल हो गईं। क्या गौतम अवनी के सामने अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? आखिर अब क्या बड़ा होने वाला था पाची में? क्या होंगे इन सारे सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए कुणाल डोगरा। एंड योर्स? रागिनी। Pleasure to meet you, Miss Ragini. देखा, मैंने कहा था ना ब्रो, अमीर लड़कों को फंसाने की आदत है इस लड़की की। और होटल में चेक इन के टाइम इसने अपना नाम अनिका गुलेरिया बताया था। भैया यू शुड बी केयरफुल। हमें और आर्यन को ना इस लड़की से बच के रहना चाहिए। सारे रास्ते अनिका ने सिर्फ कुणाल की बातें सुनी थी, लेकिन वो मन ही मन सोच रही थी कि वो कुणाल से अपने बच्चे के बारे में कैसे पूछे। प्लीज कॉफी। अब वैसे मैं सोच रहा था कि आपकी जो छोटी बहन है उनमें और आप में काफी एज डिफरेंस लगता है। वो होंगी 6-7 साल की, आप 21-22। काफी जानकारी है आपको मेरे बारे में। हाँ मतलब वैसे कुछ जानकारी मैंने भी आपके बारे में इकट्ठा की हुई है। अच्छा जी, आप जैसे कि आप मैरिड हैं। इनफैक्ट आपकी शादी के वक्त आपकी वाइफ 4 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, राइट? रागिनी, तुम ये सब कैसे जानती हो? अरे आप ही ने कहा था ना कि मनाली में किसी से भी कुणाल डोगरा के बारे में पूछ लो तो वो मुझे आपके घर तक पहुंचा देगा। देखो रागिनी, सच ये है कि उस लड़की के साथ मैंने 2 मिनट से ज्यादा नहीं बिताए। शादी के फेरे लेते ही मैं दिल्ली चला गया था। फिर जब लौट करके आया तो उसकी डिलीवरी की डेट आ चुकी थी। उसने एक बेटी को जन्म दिया। फिर उसके बाद वो अपनी मौसी के साथ बेंगलोर चली गई। बस इतना ही? उसका बेटा कहाँ है? ये सुनकर कुणाल एकदम से सुन्न हो गया। उसकी आवाज जैसे उसके हलक में अटक गई हो। कौन सा बेटा? तुम किस बेटे की बात कर रही हो? उसका बेटा, उस लड़की ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था ना, तो लड़का कहाँ है? कुणाल चौंका तो था ही, लेकिन साथ ही उसको हल्का सा शक हुआ कि रागिनी इस तरह अनिका के बारे में क्यों पूछ रही है। और तभी अनिका बात घुमाते हुए बोली, ऑनेस्टली मैं किसी ऐसे से दोस्ती नहीं कर सकती जो अपनी लाइफ की बातें मुझसे छुपाए। आई एम रियली सॉरी। रागिनी, मैं बताता हूँ। क्या आज अनिका को अपने खोए हुए बेटे के बारे में पता चल जाएगा?
उसका बेटा, उस लड़की ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था ना, तो लड़का कहाँ है? ये अनिका के बारे में इतना क्यों पूछ रही है? ऑनेस्टली मैं किसी ऐसे से दोस्ती नहीं कर सकती जो अपनी लाइफ की बातें मुझसे छुपाए। आई एम रियली सॉरी। रागिनी, मैं बताता हूं। अनिका की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। पिछले 6 सालों से अनिका को बस इसी पल का इंतजार था कि कहीं से उसके बेटे की कोई खबर मिले। एक बेटे को अपनी माँ के साथ देखकर अनिका को अपने खोए हुए बेटे की याद आ गई और वो चाहकर भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। लेकिन फिर अपने आंसुओं को छुपाने के लिए तुरंत अनिका ने पर्स से सनग्लासेस निकाले और पहन लिए। अगर आज ये निकल गई तो फिर बहुत मुश्किल से हाथ आएगी। मुझे रागिनी को रोकना होगा। देखो रागिनी, मैं सच में नहीं जानता हूँ कि वो बच्चा इस वक्त कहाँ पे है, लेकिन ये जरूर जानता हूँ कि अनिका के पापा गौतम ने उसे किडनैप किया। ये सुनकर अनिका पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसे शक तो था कि उसके पापा उसके बेटे की किडनैपिंग के पीछे थे, मगर आज कुणाल के मुंह से ये सुनकर उसे यकीन भी हो गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके पापा ने आखिर ऐसा क्यों किया। और रहा सवाल इस बच्चे का, तो उसके पैदा होते ही उसे अनिका से हमेशा के लिए दूर कर दिया जाएगा। मेरा यकीन कर। रागिनी, तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो? और तुम्हें इन सब बातों से क्या लेना देना? क्यों परेशान हो रही हो तुम? मैं इतनी जल्दी किसी से दोस्ती नहीं करती, और जब तक उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ना मिल जाए ना, मैं दोस्ती नहीं करती। अब तो मिल गई, तो दोस्ती का हाथ बढ़ा दो। अनिका के लिए अब कुणाल किसी काम का नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि कुणाल उसे उसके बेटे तक नहीं पहुंचा सकता। इतनी आसानी से नहीं, तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, शहर की लड़की है ना, तो नखरे तो दिखाएगी। तुम सब पीछे रहो, मैं आगे जाके दुश्मन का बंकर उड़ा देती हूँ। यस, ये बूस्टर हमारी टीम का है। राहुल 1-1, तुम एयरबेस पे हमला करो। रेडी? 1, 2, 3। हम जीत गए। हमेशा की तरह रिया की टीम जीत गई। गेमिंग की दुनिया में रिया स्वीट एंजल के नाम से मशहूर थी। हालांकि उसने अपनी गेमिंग आईडी में कोई फोटो नहीं डाली थी। वो नहीं चाहती थी कि लोग उसकी उम्र देखकर उसे जज करें। कई लोगों को तो लगता स्वीट एंजल कोई बहुत बड़ी इंजीनियर या कंप्यूटर जीनियस होगी। रिया पर अब इन मैसेजेस की वाहवाही का असर नहीं होता था, क्योंकि अब ये सब कुछ उसके लिए बहुत आम बात थी। स्वीट एंजल के नाम से खेल रही रिया मॉर्टल फाइट गेम की वर्ल्ड चैंपियन थी। अब एक चॉकलेट मिल्कशेक मंगवाया जाए। हमारे रूम के सामने ही ना एक छोटा पागल और एक बड़ा पागल रहता है। रिया वैसे तो बड़ी अच्छी बच्ची थी, मगर थी काफी शरारती। वो उन बच्चों में से थी जिन्हें कोई बात करने से मना करो तो वो ये जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि बड़े उन्हें वो चीज करने से मना करते हैं। 2401, छोटा पागल। हमेशा तुम्हारी वजह से ना गेम हार जाता है यार। ज्यादा से ज्यादा स्वीट एंजल की गेम को फॉलो किया करो, ताकि तुम लोग भी कुछ सीख सको। हद है यार तुम लोगों की। हेलो छोटे पागल। मैं पागल नहीं हूँ। तुम्हें ये बात मेरे टीचर ने बताई क्या? अच्छा, तो तुम्हारी टीचर भी ये बात जानती है? मेरी टीचर कहती है मुझे स्पेशल स्कूल जाना चाहिए। क्या तुम स्कूल जाती हो? ऑफ कोर्स, हर बच्चा स्कूल जाता है। तुम नहीं जाते क्या? मैं स्कूल जाता था जब हम
पूरी फैमिली के साथ रहते थे। फिर डैड मुझे यहाँ लेकर आ गए। ये होटल डैड की है और अब हम इस होटल में ही रहते हैं और ट्यूशन टीचर भी यही आती है मुझे पढ़ाने। स्कूल नहीं जाते, होटल को अपना घर बना रखा है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा कोई फ्रेंड है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर मैं, मेरे डैड और मेरे चाचू रहते हैं। अच्छा, तुम मेरे फ्रेंड बनना चाहोगे? आर्यन, जिसकी लाइफ में सिर्फ 2 चीजों की कमी थी, माँ और दोस्त की, इसलिए आर्यन ने बिना वक्त गवाए तुरंत हाँ कर दी। हाँ, मेरा नाम रिया है। तुम्हारा नाम क्या है? आई एम आर्यन। तुम कहाँ से बोल रही हो? मैं तो तुम्हारे सामने ही रहती हूँ। मेरी मम्मा और मैं तुम्हारे होटल में गेस्ट हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझसे मिलना चाहोगे? ये सुनकर आर्यन ने बाहर सनी को देखा। उसे लगा कि सनी तो अपनी ही प्रॉब्लम से परेशान है। मगर कैसे? मेरे डैड मुझे अकेले बाहर नहीं आने देंगे। तुम बच्चे हो क्या? हाँ, मैं मम्मा को बोल देती हूँ कि मुझे पिज्जा खाना है, इसलिए मैं नीचे जा रही हूँ और जब मम्मा आएगी तब तुम भी उनसे मिल लेना। ओके, अब मैं रखती हूँ फोन और 15 मिनट के बाद नीचे लॉबी में आ जाना। बाय। पर हम एक दूसरे को पहचानेंगे कैसे? वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा एक काम करो, तुम ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहन के आओ, मैंने भी वही पहना होगा। हमारी ड्रेस से हम एक दूसरे को पहचान लेंगे। ओके बाय। और सनी की तरफ देखते हुए और उससे बचते हुए दबे पांव अंदर बने दूसरे कमरे में चला गया, जो आर्यन का ही कमरा था। I want to eat pizza, come fast. दूसरी तरफ रिया ये सोचकर खुश थी कि इस नई जगह पर उसने नया दोस्त बनाया था। सनी अब भी कानों में हेडफोन डाले फोन पर बिजी था। आर्यन में इतनी हिम्मत पहले कभी नहीं आई थी। उसे पता था कि अगर रोहित को पता चला तो बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिल सकती है, मगर नए दोस्त और बाहर पिज्जा की लालच से उसे रिस्क उठाने की हिम्मत मिली। अपने रूम के बाहर अकेले कदम रखते ही आर्यन का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। आर्यन की नजर सामने वाले स्वीट 2402 पर पड़ी। उसे लगा प्लान में थोड़ा चेंज होना चाहिए, क्यों ना वो और उसकी नई दोस्त यहीं से साथ चले। तभी लिफ्ट खुलने की आवाज आई। आर्यन का दिल डर के मारे जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि अगर रोहित ने उसे इस तरह रूम के बाहर देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। एक माह होने के बावजूद आर्यन को ब्लैक जीन्स, ब्लैक टी शर्ट और स्पोर्ट शूज में देखकर वो भी धोखा खा गई थी और सोच रही थी कि ये उसकी बेटी रिया है। आई एम सो सॉरी, मम्मा इज लेट नो। और ये क्या बदमाशी है रूम से बाहर आने की? अनिका अपने रूम का दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी। रूम के अंदर रिया थी, लेकिन इससे पहले कि अनिका रूम खोल पाती, उसकी नजर रिया के मैसेज पर पड़ी। आई एम सो सॉरी। भूख लगी होगी ना तुम्हें? चलो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके पिज्जा खाते हैं। ओके चलो। जब से आर्यन अनिका से मिला था वो बस उसे ही देखे जा रहा था। अनिका का स्पर्श, उसका प्यार देखकर आर्यन को ऐसा लगा जैसे कि अगर उसकी माँ होती तो उसे ऐसा ही प्यार करती। आर्यन ये तक भूल चुका था कि उसे उसकी नई दोस्त को मिलना था। इस वक्त आर्यन को अनिका की ममता के आगे और कुछ नहीं दिख रहा था। लिफ्ट में अनिका की बगल में खड़ा आर्यन धीरे से अचानक अनिका की उंगली पकड़ लेता है। ये देखकर अनिका को थोड़ा अजीब लगा और उसने आर्यन की तरफ देखा। आर्यन की आंखें जैसे अनिका की आंखों से पूछ रही हों कि माँ तुम कहाँ थी? अनिका, जो आर्यन को रिया समझ रही थी, उसने एक पल के लिए सोचा कि रिया ऐसे इमोशनली क्यों देखी जा रही है उसको। आर्यन ने आंखें बंद कर ली और अनिका को जोर से पकड़कर हक कर लिया, मानो जैसे आर्यन को हमेशा से इसी पल का इंतजार था। उसने अनिका को पहले कभी देखा तक नहीं था, मगर आज उसे ऐसा लग रहा था
जैसे वो अनिका की गोद में पहले भी खेला है। रोहित और अनिका की नजरें एक दूसरे से मिली, लेकिन दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। आर्यन का सर अनिका के कंधों पर झुके होने के कारण रोहित को आर्यन का चेहरा नहीं दिखा। रोहित बस अनिका को जाते हुए देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो रोहित अभी आर्यन को अनिका की गोद में देख लेगा। आगे चली जा रही अनिका को कुछ एहसास हुआ। उसने पलटकर रोहित की तरफ देखा तो पाया कि रोहित उसे ही देखे जा रहा था। सर, रोहित को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। उसे लगा कहीं अनिका को गलत सिग्नल ना मिले। तभी लिफ्ट के बाहर से कोई हलचल न होने के कारण रोहित को लगा कि अनिका अब चली गई होगी। कंफर्म करने के लिए उसने लिफ्ट के बाहर सर निकालकर चेक किया तो देखा कि अनिका अब भी वहीं खड़ी थी। रोहित, जो पहले से थोड़ा डिस्टर्ब था, उसने रिया को आर्यन समझकर कड़क आवाज में डांट दिया। तुम फिर बाहर निकल आए? तुम्हें कितनी बार मना किया रूम से बाहर निकलने के लिए? तुम अपने डैड की बात सुनते क्यों नहीं हो? डैड, ये शब्द सुनते ही रिया की आंखें चमक उठी। उसका पूरा चेहरा उसकी स्माइल से भर गया था। डैड, आखिर मैंने आपको ढूंढ ही लिया। रोहित गुमसुम और चुपचाप रहने वाले आर्यन का ऐसा मस्ती भरा रूप देखकर हो गया था हैरान। दूसरी ओर अनिका भी मस्ती करने वाली रिया को इस तरह गुमसुम देखकर हो गई थी परेशान। बच्चों की अदला बदली से अनिका और रोहित आखिर कब तक रहेंगे अनजान? क्या ये अदला बदली उनकी कहानी में लाने वाली है कोई तूफान? तुम्हें कितनी बार मना किया रूम से बाहर निकलने के लिए? तुम अपने डैड की बात सुनते क्यों नहीं हो? डैड, आखिर मैंने आपको ढूंढ ही लिया। डैड मिल गई, डैड मिल गई, डैड मिल गई। आखिर आर्यन को हो क्या है? इससे पहले तो इसने कभी ऐसा बिहेव नहीं किया था। डैड मिल गई, डैड मिल गई, ये डैड मिल गई। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ, आज तो मैं बहुत ही ठीक हूँ डैड। रोहित हैरान हो गया था। हमेशा चुपचाप रहने वाले आर्यन को आज हो क्या गया था? इस बच्चे में चेहरे के सिवा कोई गुण नहीं था जो आर्यन से मेल खाता हो। रोहित फिलहाल ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जिससे आर्यन पर कोई स्ट्रेस हो। बेटा, रूम में चलें? तुम्हारे खाने का टाइम हो गया ना? तुम्हें भूख भी लगी होगी। हाँ, भूख तो मुझे बहुत लगी है। आज तो मुझे पिज्जा खाना है डैड। आज तक कभी आर्यन ने सामने से कोई चीज की डिमांड नहीं की थी, फिर आज अचानक पिज्जा की डिमांड। रोहित आर्यन को ऐसी कंडीशन में उसे किसी चीज के लिए मना करके उसकी मानसिक स्थिति और बिगाड़ना नहीं चाहता था। हाँ शेफ, हमारे होटल का बेस्ट पिज्जा रेडी करो। या हम लोग नीचे आ रहे हैं। सारे रास्ते टैक्सी में अनिका खिड़की के बाहर देखते हुए ये सोच रही थी कि आखिर उसके पापा किस जन्म का बदला ले रहे थे उससे। क्यों उन्होंने अनिका से उसका बेटा छीना? कहाँ होगा उसका बेटा? चलो, गेम टाइम ओवर। टैब लाओ। रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद अनिका को ये रियलाइज हुआ कि रिया ना तो गेम खेल रही थी ना तो कुछ बोल रही थी। वो बस अनिका को देखे जा रही थी। चलो, आज टेबल मैं चूज करूंगी। रिया ने ऐसा टेबल चुना जहाँ से लिफ्ट का दरवाजा ठीक से दिखाई दे। उसे अपने दोस्त को पहचानना था, ये वाला, जो ब्लैक जीन्स और ब्लैक टी शर्ट पहने लिफ्ट से निकलेगा। नहीं नहीं, आप यहाँ मत बैठिए, वहाँ बैठिए।
आर्यन का ऐसा बर्ताव रोहित ने पहले कभी नहीं देखा था। रोहित को ऐसे टेबल मैनर्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसने आर्यन को हमेशा सिखाया था कि नैपकिन गले और गोद में लगाकर फोर्क और नाइफ से खाना चाहिए, मगर आज उसे आर्यन को बड़े प्यार से संभालना था, इसलिए वो कुछ नहीं बोला। एक तरफ रोहित को लग रहा था कि आर्यन के दिमाग पर जरूर किसी बात का असर हुआ है, तो दूसरी ओर अनिका रिया के टेबल मैनर्स को देखकर इम्प्रेस हो रही थी। लेकिन अनिका इस बात से अनजान थी कि जिसे वो रिया समझ रही थी वो दरअसल रोहित का बेटा आर्यन है। अचानक अनिका की नजर रिया की आंखों पर पड़ी। आर्यन की आंखें हमेशा थकी हुई और कमजोर लगती थीं, इसलिए अनिका ने अपनी पर्स से एक आईना निकाला और आर्यन को दिखाकर बोली, ये तुम्हारी आंखों को क्या हो गया है? ये देखो, ये सारा दिन ना गेम खेल खेल के ही होता है। Why don't you listen to your mom? Mom, I will listen to you. हमेशा बिंदास रहने वाली रिया को इतना शांत देखकर अनिका को उसकी चिंता हुई। अनिका उसके जवाब से संतुष्ट नहीं थी। उसे पता था कोई तो बात है जो हमेशा मस्ती में रहने वाली रिया आज इतनी शांत थी। Is everything all right? अगर सब कुछ ठीक है तो फिर ये आंखें इतनी थकी थकी सी क्यों है? इतनी छोटी सी हो गई हैं। और आज इतने चुप से क्यों हो? I am fine. In fact, आज मैं बहुत खुश हूँ, मॉम। Can I call you, मॉम? अनिका ने सोचा कि रिया आज तक उसे मम्मा बुलाती थी, अब मॉम बुलाना चाहती है। तुम मम्मा बोलो या मॉम बोलो, हूँ तो मैं तुम्हारी माँ। सचमुच? I love you, मॉम। मम्मा ने आपको कैसे ढूंढा? आप इतने साल से थे कहाँ? ये सब सुनकर रोहित स्तब्ध था और सोच रहा था कि उसके बेटे को आखिर हो क्या गया है, वो क्यों ऐसी अजीब अजीब बातें कर रहा है। मैंने ना इंटरनेट पे एक वीडियो देखा था जिसमें एक लेडी 7 साल के बच्चे को ये यकीन दिलाती है कि पिछले जन्म में वो उसका बेटा था, और वो बच्चा अपनी असली माँ को छोड़कर उस लेडी के साथ चला जाता है। उस सामने वाली ब्यूटीफुल सी दीदी, उनसे मिलने के बाद आर्यन का बिहेवियर काफी चेंज हो गया है। ना चाहते हुए भी धीरे धीरे उसे सनी की बात सच लग रही थी। कहीं उस अनिका ने आर्यन पर जादू तो नहीं किया? मारवा ग्रुप की 22 कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थीं। मनाली में इंटरनेशनल लेवल की एक आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल थी। इतना बड़ा एम्पायर होने के बावजूद रोहित को अपनी पूरी लाइफ 1 सेकंड में फीकी लगने लगी थी। फिलहाल उसके लिए दौलत और शोहरत कोई मायने नहीं रखती थी, मायने रखता था तो बस आर्यन। रोहित आर्यन से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, लेकिन आज अनिका के कारण उसे आर्यन को खोने का डर सता रहा था। रिया अब पिज्जा पर से अपने फेवरेट टॉपिंग्स चुन चुन कर हाथ से निकाल कर खाने लगी। तभी उसका ध्यान सामने बैठे रोहित के मसल्स पर गया। रेगुलर एक्सरसाइज की वजह से रोहित का शरीर फिट था। फ्लैट एब, टोन्ड मसल्स उसके टक्सीडो शर्ट से भी साफ नजर आ रहे थे। रिया ने रोहित के बाइसेप्स देखे और अपने छोटे छोटे हाथों से उसे दबा कर कहा, मैंने जितना सोचा था उससे कई ज्यादा हैंडसम और स्ट्रॉन्ग हो आप। मुझे एक हाथ में उठा के घुमाओ ना, बहुत हो जाएगा। करो करो करो। नहीं, पहले मैं खाऊंगी फिर मुझे घुमाना, ओके? आर्यन की कमजोर मानसिकता समझते हुए रोहित के पास उसकी बातें मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। देखो बेटा, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, आपका जो मन में आए वो करो, लेकिन आपको ना मेरी एक छोटी सी बात माननी पड़ेगी। वो जो शातिर औरत है ना जो 2402 में रहती है, बस उसकी बात ना सुनो, ओके? आप ऐसे वर्ड कैसे यूज कर सकते हैं? आप भूलिए मत, वो मेरी मम्मा है। मुझे लगता है अब हमें जाना चाहिए। लगता नहीं, अब मेरा फ्रेंड आएगा। और हाँ, तब तक मैं आपसे बात नहीं करूंगी जब तक आप मेरी मम्मा को सॉरी नहीं बोलोगे। बेटा, बेटा मेरी बात सुनो, बेटा। रोहित ने देखा
कि आज आर्यन की बातों में, उसकी चाल में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। उसने हमेशा चाहा था आर्यन भी बाकी बच्चों की तरह स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट हो, मगर इस तरह का ओवरनाइट बदलाव उससे हजम नहीं हो रहा था। मुझे वॉशरूम जाना है। वेट, आप अंदर नहीं आ सकते, आप जानते हैं ना। ये देखकर रोहित का सर मानो घूमने लगा। वो सोच रहा था कि भले ही आर्यन सिर्फ 6 साल का था, उसे इतनी समझ तो थी कि उसे कौन से वॉशरूम में जाना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जिसे वो आर्यन समझ रहा था वो दरअसल रिया थी। रोहित ने वहीं खड़े खड़े डॉक्टर अग्रवाल को फोन लगाया। डॉक्टर अग्रवाल मारवास की मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डीन थे। हेलो रोहित, हाउ आर यू? डॉक्टर, आई गेस आर्यन नीड्स अ इमीडिएट साइकोलॉजिकल अटेंशन। वो होटल में किसी गेस्ट को अपनी मॉम समझने लगा है और वो रिलैक्स रोहित, नो नीड टू पैनिक, इट्स नॉर्मल। यूजुअली इस उम्र में बिना माँ के बच्चे ऐसा करते हैं। इनफैक्ट कई बच्चे तो अपनी मरी हुई माँ से बातें भी करते हैं। इट्स जस्ट अ पासिंग फेज। फिर भी अगर सिम्टम्स लॉन्ग लास्टिंग रहे तो लेट मी नो एंड आई विल अपॉइंट द बेस्ट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट फॉर यू। ओके ओके डॉक्टर, थैंक यू। ठीक उसी वक्त अनिका आर्यन को लेकर मेन एंट्रेंस से आई। आर्यन ने पीछे से पापा को पहचाना। उसे पता था कि अगर पापा ने आर्यन को उसे किसी अजनबी के साथ बाहर से आते देख लिया तो उसकी खैर नहीं। इससे पहले कि रोहित उनकी तरफ मुड़ता, आर्यन अनिका के पीछे से स्टेयरकेस के रास्ते ऊपर चला गया। रोहित किसी की भी परवाह किए बिना अनिका पर टूट पड़ा। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों कर रही हो मेरे बेटे के साथ ऐसा? देखिए, आई थिंक आपको कोई ना गलतफहमी हुई है। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? जितने तुमने सोचे नहीं होंगे उससे कहीं ज्यादा मिलेंगे, लेकिन हमसे दूर रहो। बस हाँ, अब इसके आगे कुछ मत बोलना। क्या ना बोलूं? तुमने मेरे बेटे की हालत देखी है? और आप मेरी बेटी के सामने जो बकवास कर रहे हैं, आपको समझ आ रहा है उस पर क्या असर पड़ेगा? हाँ रिया, आपने अभी मेरी बेटी को देखा जो अभी मेरे साथ आई थी, वो ब्लैक कलर का? आपने देखा अभी एक छोटी सी लड़की आई थी ये मेरे साथ साथ में छोटी सी, वो कहाँ चली गई? आपने? रोहित समझ नहीं पा रहा था कि ये सब अनिका का दिखावा था या सचमुच उसकी बच्ची खोई थी। बेहद घबराई अनिका बार बार फोन लगाने लगी। वहाँ आर्यन टॉप फ्लोर पर अपने कमरे का दरवाजा नॉक करने लगा। कुछ देर बाद जब सनी ने दरवाजा खोला तो आर्यन को बाहर देखकर वो यकीन नहीं कर पाया। उसे डर था कहीं रोहित ने आर्यन को कमरे के बाहर देख लिया तो आर्यन के साथ साथ उसकी भी खैर नहीं। अरे तुम बाहर कब गए? मुस्कुराना बंद करो, बताओ मुझे तुम बाहर कब गए? अगर भैया ने तुम्हें देख लिया होगा ना, तुम्हारे साथ जो होगा सो होगा। मैं अपने फोन से हाथ धो बैठूंगा। और अगर मेरा फोन मुझसे छिन गया ना तो तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। डैड ने मुझे नहीं देखा, मैं सीढ़ी से फर्स्ट फ्लोर पे आ गया, फिर लिफ्ट से सीधा यहाँ। पर तुम गए कहाँ थे? पिज्जा खाने। हाँ हेलो मम्मा। मम्मा मैं वॉशरूम में हूँ। रिया की इतनी बात सुनकर अनिका की जान में जान आई। रिया, डरा दिया तूने। सारा दिन तू इतनी वेल बिहेव थी और होटल में आती तेरी शैतानी शुरू। आपका पिज्जा बहुत टेस्टी था मम्मा। ठीक है, फिर ले जाऊंगी, पर ऐसा मत करना। वॉशरूम के सामने एक सर्विस लिफ्ट थी। अनिका नहीं चाहती थी कि मेन लिफ्ट के सामने रिसेप्शन के पास खड़ा रोहित रिया के सामने फिर वो सब बोले जो उसने अभी अभी कहा था। सनी ये सुनकर परेशान था कि आखिर आर्यन पिज्जा किसके साथ खाकर आया। उसे लगा इससे पहले कि रोहित को कहीं से पता लगे मुझे ही सब कुछ बता देना चाहिए। हाँ बोलो। हेलो भैया, ये आर्यन कहीं से
पिज्जा खाकर आया है। हाँ, मैं उसे अपने साथ ले गया। एक मिनट, आर्यन ऊपर तुम्हारे साथ है? हाँ। ठीक है, मैं ऊपर आता हूँ। ओके। इससे पहले कि आर्यन अनिका को पूरी तरह से अपनी मां मान बैठे, मुझे कुछ करना होगा। रात के 11 बज चुके थे। अनिका अपने स्वीट के बेडरूम में बेड पर लेट गई। सारे दिन की थकान के बाद अब उसके शरीर की कमजोरी उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। वहाँ बगल में रिया बेड पर लेटी तो थी, मगर नींद उससे कोसों दूर थी। रिया की आंखों के सामने बार बार एक ही फिल्म चल रही थी। रिया, मम्मा और डैड घूमने गए हैं और रिया डैड के कंधों पर बैठी है। मम्मा, कितना अच्छा होगा ना जब आप और डैड दोनों साथ रहोगे, है ना? अनिका की कच्ची नींद अब गहरी हो चुकी थी, इसलिए उसने रिया की बात नहीं सुनी। रिया ने मम्मा को डिस्टर्ब न करने का सोच के उसे हक कर लिया। अपनी आंखें बंद की, ये सोचकर कि शायद नींद आ जाए। वहाँ आर्यन की भी हालत कुछ वैसी ही थी। खुली आंखें और नींद गायब। आर्यन अपने कमरे में हमेशा डैडी के साथ सोता था, मगर आज उसके साथ थी मॉम के साथ बिताए वक्त की स्वीट मेमोरीज। दोनों बच्चों की आंखों से नींद गायब थी, लेकिन दोनों के पास अब एक उम्मीद थी। ये उम्मीद कि बहुत जल्द हम मम्मा एंड डैडी के बीच सोएंगे। मॉर्निंग बर्ड्स की मीठी आवाजों रोज कितनी सारी पेमेंट्स करती हूँ, बिल्कुल सेफली, तो फ्रॉड मेरे साथ नहीं होगा, ऐसा मैं सोचती थी। फिर एक दिन एक गलती की और पूरा बैंक अकाउंट खाली। अपने पैसे सेफ रखिए। डेली पेमेंट्स एयरटेल पेमेंट्स बैंक के सेफ सेकंड अकाउंट से कीजिए, ताकि मेन अकाउंट सुरक्षित रहे। आज ही एयरटेल थैंक्स ऐप से अकाउंट खोलें। के बीच आर्यन की आंखें खुली। बीती रात उसे काफी अच्छी नींद आई थी, और क्यों ना हो, आर्यन ने जिंदगी में पहली बार माँ का स्पर्श महसूस किया था। तुम मम्मा बोलो या मॉम बोलो, वो तो मैं तुम्हारी माँ। सचमुच? I love you, मॉम। मगर उसे पता था, चाहे कुछ भी हो जाए, रोहित को कल के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। आर्यन ब्लैंकेट हटाकर बेड से उतर गया, अपने स्लीपर्स पहने और बाथरूम में चला गया। रोहित की आंखें भले ही लैपटॉप स्क्रीन पर थीं, उसका ध्यान पूरी तरह से आर्यन पर था। गुड मॉर्निंग डैड। रोहित की नजर अब भी आर्यन के बर्ताव पर थी, जो अब बिल्कुल पहले जैसे हो गया था। गुड मॉर्निंग बेटा, ब्रेकफास्ट के लिए चलें? डाइनिंग टेबल पर रोज की तरह होटल के सर्विस स्टाफ ने नाश्ता सजा दिया था। ऑरेंज जूस, ब्रेड टोस्ट, बटर और सैलेड। रोहित ने राहत की सांस ली। आर्यन पहले की तरह नॉर्मल हो गया था। दूसरी तरफ कामिनी सुबह 7 बजे से कुणाल के घर के बाहर अपनी कार में कुणाल के निकलने का इंतजार कर रही थी। 9 बजे जैसे ही कुणाल निकला, अनिका की सौतेली बहन कामिनी अपने होने वाले मंगेतर कुणाल का अपनी कार से तेजी से पीछा कर रही थी। बर्थडे पार्टी के बाद ना तो कुणाल कामिनी का फोन उठा रहा था और ना ही कॉल बैक कर रहा था। कंपनी के पेपर्स कहाँ हैं? ये हो सकती है शादी। कंपनी के पेपर्स अगर नहीं मिले तो
मेरे घर वाले इस शादी के लिए नहीं मानेंगे और ना ही मैं। कामिनी को लग रहा था कि क्योंकि अनिका ने अपनी कंपनी के पेपर्स उसके नाम नहीं किए थे, इसलिए उस बात को लेकर कुणाल अब तक नाराज है। लेकिन वो इस बात से बेखबर थी कि कुणाल किस मकसद से अपने घर से निकला है। ना तो कुणाल कामिनी का फोन उठा रहा था और ना ही कॉल बैक कर रहा था। कामिनी को कुणाल का ये बर्ताव बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए कामिनी कुणाल का पीछा करके पता करना चाहती थी कि आखिर कुणाल कहाँ और किसके साथ बिजी है। कुणाल की गाड़ी होटल पैराडाइज के गेट पर रुकी। कामिनी थोड़ी दूर रुक गई। उसने देखा कुणाल ने गेट पर सिक्योरिटी से कुछ बात की और गाड़ी लेकर अंदर चला गया। कामिनी कुणाल को पता नहीं चलने देना चाहती थी कि वो उसका पीछा कर रही थी। उसने देखा कुणाल वैले पार्किंग के लिए अपनी कार दे रहा था। कुणाल जब लिफ्ट के अंदर चला गया तो कामिनी दौड़कर लिफ्ट के पास आई। उसने देखा कि लिफ्ट 4th फ्लोर पर रुकी और उसने कुणाल का पीछा करने का मन बना लिया। कामिनी जानना चाहती थी कि आखिर कुणाल इस होटल में क्या कर रहा है। 4th फ्लोर का कॉरिडोर खाली था। कामिनी चुपके से बाहर आई। हील्स की आवाज सुनकर कुणाल चौकन्ना हो गया और वो झट से मुड़ा। कॉरिडोर की राइट साइड से कुणाल की आवाज आई। कुणाल होटल के कुछ स्टाफ मेंबर्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। मेरे दोस्त लोग आज 6 बजे से आना शुरू हो जाएंगे। फाइन। मैं नहीं चाहता हूँ कि उन्हें किसी भी तरीके की कमी हो। जी। और भी पैसे मिल जाएंगे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दरअसल मैं चाहता हूँ कि ये पूरे हॉल को आप फूलों से सजा देना और वहां पे ना मुझे एक स्पॉटलाइट चाहिए और एक फॉलो लाइट चाहिए मुझे, जो मुझे फॉलो करे, ताकि जब मैं उस एनी प्रॉब्लम सर? नहीं, जब मैं इस दरवाजे से अंदर आऊंगा ना जी, तो मेरे हाथ में एक फूलों का गुलदस्ता होगा। मैं चाहता हूँ कि वो स्पॉटलाइट मुझे उसी वक्त फॉलो करे, ताकि जब मैं उस लड़की के पास जाऊं तो इस हॉल की सारी लाइटें उसी वक्त ऑन हो जानी चाहिए। एंड मेक श्योर, मैंने एक गाना सेलेक्ट किया है, डीजे वाले को बोल के वो गाना उसी वक्त बजवा देना। नोटेड। दरवाजे के बाहर खड़ी कामिनी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि कुणाल आखिर करना क्या चाहता था। एक्सक्यूज मी मैडम, मैडम आपको कुछ चाहिए? कामिनी घबरा गई, कहीं कुणाल को उसके बारे में पता न चल जाए। वो वहाँ से भाग निकली। क्या हुआ मैडम? मैडम, अरे मैडम क्या हुआ? आवाज सुनकर कुणाल और बॉल रूम में मौजूद बाकी लोग बाहर दरवाजे की तरफ आ गए। क्या हुआ मनोज, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे सर, एक मैडम थी यहाँ दरवाजे से लेके खड़ी थी, हाथ में उनका सैंडल था। मैंने पूछा क्या हुआ मैडम, तो भाग गई। शायद गलत फ्लोर पे आ गई होगी। नहीं, तुम्हारी शक्ल देख करके डर गई होगी। बाकी स्टाफ वाले सफाई वाले मनोज पर हंसने लगे। अच्छा सुनो, मेरा एक काम करोगे? हाँ सर करूंगा। देखो, अगर काम करोगे तो। कुणाल ने मनोज के हाथ में 2000 रुपए दिए। 2000 रुपए हुए तुम्हारे, रखो रखो। काम नहीं पूछोगे क्या है? क्या? कुणाल ने अपनी जेब से फोन निकाला और रागिनी की तस्वीर मनोज को दिखाई। ये लड़की इसी होटल में रुकी हुई है। अब तुम्हें ये पता करना है कि इसका रूम नंबर क्या है। हो जाएगा सर। गुड। और फिर जब ये हो जाए तो फिर उसके बाद एक छोटा सा काम और कर देना। ये लेटर उसको दे देना। दे दूंगा सर, आप टेंशन मत। कामिनी गहरी सोच में अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। उसे ये तक पता नहीं था कि उसके पाँव की सैंडल अब तक उसके हाथों में थी। वो जैसे ही गाड़ी में बैठी, उसने देखा कुणाल अपनी गाड़ी में तेजी से होटल पैराडाइज के गेट से निकल रहा था। कामिनी तुरंत स्टीयरिंग व्हील के नीचे छुप गई। उसने कुणाल की गाड़ी को आगे निकलते हुए देखा। कामिनी समझ नहीं पा रही थी आखिर कुणाल ये सब क्यों कर रहा था और किसके लिए। कुणाल ने गाड़ी में तेज म्यूजिक चलाया हुआ था।
कुणाल ये मैसेज अपनी नजदीकी दोस्तों को करने वाला था। वो चाहता था कि वो अपनी नई खूबसूरत दोस्त को अपने सारे फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाए। गाड़ी चलाते हुए मैसेज भेजने वाले कुणाल को ये पता नहीं चला कि कब उसने गलती से ये मैसेज कामिनी को भी भेज दिया। कामिनी अपनी गाड़ी में सर स्टीयरिंग पर रखकर बैठी थी। कामिनी को शक हो चुका था कि कुणाल की जिंदगी में शायद कोई और लड़की है। आज शाम 6 बजे होटल पैराडाइज के बॉलरूम में पहुंचा। ये मैसेज पढ़कर मानो कामिनी को अपनी खोई जिंदगी वापस मिल गई थी। कामिनी को लगा कि सारी प्लानिंग कुणाल ने इसलिए की थी ताकि आज शाम वो कामिनी को शादी के लिए प्रपोज कर सके। बेचारी कामिनी को खुद पर शर्म आ रही थी। उसे लगा कुणाल पर उसे इस तरह शक नहीं करना चाहिए था। अब कामिनी को आज के स्पेशल दिन पर कुणाल के लिए कुछ स्पेशल करना था। कामिनी ने सोचा, अगर आज के दिन अनिका की कंपनी में कुणाल को तोहफे में दूं तो अच्छा सरप्राइज होगा। अनिका उस वक्त रिया के साथ बैठकर उसके स्कूल प्रोजेक्ट पूरे करने में मदद कर रही थी। ये पेज फिनिश करो, मैं आ रही हूँ। अनिका रिया से थोड़ा दूर होकर बोली, हेलो। सुनो अनिका, मुझे वो फार्मा कंपनी आज ही चाहिए। कीमत जो तुम चाहो। तुम्हारी सोच और औकात से कहीं ज्यादा कीमत देने को तैयार हूँ मैं। देखो, मैं उतना कमा लेती हूँ जिसमें मैं और मेरी बेटी खुश रह सके। उससे ज्यादा ना मेरी ख्वाहिश है और ना ही मेरी जरूरत। मैं जानती हूँ कि ये सब तुम क्यों कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि ये कंपनी नाम मिलने पर कुणाल मुझसे शादी नहीं करेगा? तो ठीक है, आज शाम 6 बजे होटल पैराडाइज के बॉलरूम में आ जाना और अपनी आंखों से देख लेना कि कुणाल मुझसे कितना प्यार करता है। हिम्मत है तो आ जाना। और एक बात और अनिका, तुम्हारे बीते हुए कल के बारे में तुमसे ज्यादा मैं जानती हूँ। और अगर तुम्हें अपने पास्ट के बारे में कुछ अहम बातें जाननी है तो जरूर आना। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल बॉलरूम शाम 6 बजे। पर क्या बात हो सकती थी वो? अनिका ने सोचा, क्या वो बात फार्मा कंपनी से जुड़ी थी, या शायद उसकी शादी से जुड़ी थी, या फिर उसके खोए हुए बेटे की? अनिका के मन में ये ख्याल चल ही रहा था कि स्वीट की डोरबेल बजी। मैं खोलूंगी। रूम सर्विस मैम। रिया ने मुस्कुराकर मनोज को अंदर आने का इशारा किया। मैडम, इट्स डन। ये तो वही मैडम है जिसको लेटर देना है। अनिका ने अपने पर्स से 100 की नोट निकाली और मनोज के हाथ में थमा दी। मनोज ने अपनी जेब से कुणाल का लेटर निकाला और अनिका के हाथ में दे दिया। अनिका को लगा शायद ये होटल का कोई बिल होगा। उसने लेटर को अनफोल्ड किया। लेटर में लिखा था, डियर रागिनी, आखिर हमारा खत आपके कमरे तक पहुंच ही गया। हमारी दोस्ती को भी एक मौका दीजिए। आज शाम 6 बजे होटल के बॉलरूम में। लेटर की लिखावट पर से अनिका ये समझ गई थी कि ये हरकत कुणाल की थी। बस अनिका को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि कुणाल अगर आज शाम को बॉलरूम में कामिनी को प्रपोज करने वाला था तो उसने अनिका को वहाँ क्यों बुलाया था। और अगर तुम्हें अपने पास्ट के बारे में कुछ अहम बातें जाननी है तो जरूर आना। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल बॉलरूम शाम 6 बजे। तभी अनिका को ख्याल आया कि रूम सर्विस वाला आखिर कुणाल को कैसे जानता है। उससे बात करने के लिए वो तुरंत अपने रूम से बाहर आई, लेकिन मनोज उसे नहीं मिला। रोहित अपने स्वीट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कंपनी के बोर्ड मेंबर की मीटिंग अटेंड कर रहा था। उसके फोन पर बार बार कंपनी का IT हेड सैम फोन कर रहा था। रोहित को पता था कि सैम के पास जरूर डॉक्टर अमृता की कोई न्यूज होगी। कॉन्फ्रेंस खत्म करने के बाद रोहित सैम को फोन लगाने ही वाला था कि आर्यन की ट्यूशन टीचर मैरी आर्यन के रूम से बाहर आई। मिस्टर मारवा, आई थिंक आपको मेरी बात मान लेनी चाहिए। आर्यन इज नॉट नॉर्मल। उसे स्पेशल बच्चों के साथ स्पेशल स्कूल में भेजना चाहिए। वैसे मैरी कई बार रोहित को ये बात बता चुकी थी, लेकिन रोहित जब भी ये बात सुनता वो बात टालने की कोशिश करता। स्पेशल स्कूल में डालने का मतलब था कि आर्यन एक मेंटली चैलेंज लड़का था। रोहित को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था। प्लीज हैव अ सीट।
अब बताइए क्या हुआ? Mr. Marva, I don't know how should I explain this to you. आर्यन इज बैड इन एवरी सब्जेक्ट। अगर कोई बच्चा एक दो सब्जेक्ट में वीक होता तो मैं समझ सकती, लेकिन वो हर सब्जेक्ट में 0 है। ईवीएस जो सबसे सिंपल सब्जेक्ट है वो उसे बोरिंग लगता है, बाकी सभी सब्जेक्ट उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है। होमवर्क वो करता नहीं है और ट्यूशंस में वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देता। रोहित रोज की कंप्लेंट सुनकर परेशान हो गया था, मगर वो चाहता था कि टीचर उसे यही पढ़ाए। देखिए टीचर, अगर आप कहेंगी तो मैं आपकी सैलरी डबल कर दूंगा। क्या आप कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आर्यन को ट्यूशन दे सकती हैं? आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। मिस्टर मारवा, मेरी सैलरी आपके बच्चे की आईक्यू ठीक नहीं कर सकती। टीचर। मिस्टर मारवा, आर्यन इज अ स्पेशल चाइल्ड एंड ही नीड्स स्पेशल अटेंशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ सर बोलो। सर मैंने मेल की लोकेशन ट्रैक किया है और बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है सर, डॉक्टर अमृता ने जिस नेटवर्क के जरिए हमें मेल भेजा है वो मनाली का ही है। एंड गेस व्हाट सर, इस वक्त डॉक्टर अमृता आपके ही होटल पैराडाइज में है। क्या रोहित को पता चल जाएगा कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है? रोहित मारवा की दादी काफी समय से बीमार थीं। रोहित जानता था कि उसकी दादी को डॉक्टर अमृता ही ठीक कर सकती है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी उसे डॉक्टर अमृता का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था। आखिर रोहित इस बात से कब तक बेखबर रहेगा कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है? हाँ सर बोलो, डॉक्टर अमृता के बारे में कुछ पता चला? सर मैंने मेल की लोकेशन ट्रैक की है, बहुत ही हैरान करने वाली बात है। इस वक्त डॉक्टर अमृता आप ही के होटल पैराडाइज में है। हेलो, सिस्टम में चेक करके बताओ कि डॉक्टर अमृता ने हमारे होटल में चेक इन किया है। मैं नीचे आ रहा हूँ, हमें उसे ढूंढना है। दिस इज अर्जेंट। मैं जानता हूँ कि वो इसी होटल में है। अनिका बॉल रूम में जैसे ही एंटर हुई, सब उसे देखते ही रह गए। अनिका की खूबसूरती हर लड़की पर भारी पड़ रही थी। बेचारी अनिका ने बिना किसी कसूर के काफी लड़कियों की दुश्मनी मोल ली थी। सारे लड़के जिस तरह अनिका को देख रहे थे, उसे काफी ऑकवर्ड फील हुआ। लेकिन फिर अनिका को याद आया कि वो बॉल रूम एक मकसद से आई है, कामिनी और कुणाल से मिलने। ये लेटर उसको दे देना। डियर रागिनी, आखिर हमारा खत आपके कमरे तक पहुंच ही गया। आप हमारी दोस्ती को भी एक मौका दीजिए। आज शाम 6 बजे होटल के बॉल रूम में। तुम्हें अपने पास्ट के बारे में कुछ अहम बातें जाननी है तो जरूर आना। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल बॉलरूम, शाम 6 बजे। 6 साल पहले अनिका ने मनाली के हॉस्पिटल में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन उसी रात उसके बेटे को किसी ने उससे अलग कर दिया था। क्या सचमुच कामिनी अनिका के अतीत के बारे में, उसके खोए हुए बेटे के बारे में कुछ जानती है? और कामिनी के साथ साथ कुणाल ने अनिका को बॉल रूम में क्यों बुलाया था? भावना, यस सर। डिड यू फाइंड डॉक्टर अमृता इन द सिस्टम? सर डॉक्टर अमृता इज नॉट आवर गेस्ट। डॉक्टर अमृता नाम की किसी गेस्ट ने चेक इन ही नहीं किया। व्हाट? हाउ इज दैट पॉसिबल? मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त इसी होटल में मौजूद है। आई वांट टू मीट हर, चेक अगेन, इट्स अर्जेंट। सर हो सकता है डॉक्टर अमृता हमारे यहाँ रुकी ना हो, पर हमारे होटल में खाना खाने या कॉफी पीने आई हो। ये सुनते ही रोहित रेस्टोरेंट की ओर मुड़ गया। रेस्टोरेंट में एंटर होते ही रोहित सारे गेस्ट को देखने लगा, मगर रोहित की परेशानी ये थी कि ना तो उसने कभी डॉक्टर अमृता को देखा था, ना ही इंटरनेट पर डॉक्टर अमृता की कोई फोटोग्राफ मौजूद थी। इसलिए रोहित ने पास बैठी हुई लेडी से पूछा, एक्सक्यूज मी, डॉक्टर अमृता? नो। सॉरी। बॉल रूम में लगभग हर लड़का अनिका से दोस्ती करने की कोशिश कर चुका था। कोई उसका नाम पूछता तो कोई नंबर मांगता है। अनिका सबसे बस एक ही चीज कहती, नॉट इंटरेस्टेड। तभी वहां कामिनी अपनी दोस्त पूजा के साथ आई। गले में हीरों का हार, मैचिंग ब्रेसलेट और कानों में बड़े डायमंड स्टडेड झुमके। भारत की ज्यादातर लड़कियां शादी में इतना नहीं सजती होंगी जितना कामिनी इस पार्टी के लिए सज के आई थी। कामिनी को इस रूप में देखकर सारे फ्रेंड्स चौंक गए। क्या बात है कामिनी, आज कुछ स्पेशल है क्या? कोई हमें भी तो बताए, ये पार्टी किस खुशी में है? ये सुनकर कामिनी के गाल लाल हो गए। वो चाहकर भी अपनी स्माइल नहीं छुपा सकती थी। थोड़ी देर रुक जाओ, सब कुछ पता चल जाएगा। तब तक एंजॉय द पार्टी।
वैसे तो कामिनी ने अनिका को देख लिया था, मगर वो जानबूझकर अनिका से 2 टेबल दूर जाकर खड़ी हो गई। अनिका समझ गई कि कामिनी चाहती है कि वो उसके पास जाए। कामिनी, अगर तुम मेरे बेटे के बारे में कुछ भी जानती हो तो प्लीज बता दो। अनिका की खूबसूरती कामिनी की आंखों में चुभने लगी थी। अनिका कामिनी से काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। कामिनी की जलन अचानक गुस्से में बदल गई। सच बताओ अनिका, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें क्या लगता कि तुम्हारा बदला हुआ रूप देखकर कुणाल मुझसे रिश्ता तोड़ देगा? वहम है तुम्हारा। देखो कामिनी, मेरे ऐसे कोई इंटेंशंस नहीं है। इनफैक्ट मैं तुम्हारे बुलाने पर ही यहाँ पर आई हूँ। तुम ही ने कहा था ना कि तुम मेरे अतीत के बारे में कुछ बताओगी। मैं अपने खोए बेटे को वापस पाना चाहती हूँ। अगर तुम्हें पता है कि वो कहाँ है तो बता दो। और कितना दाग लगाओगी परिवार पर? बेशर्मी की हद होती है। ऑलरेडी एक नाजायज औलाद लेकर घूम रही हो और दूसरे का पता पूछ रही हो, और मुझसे मेरा प्यार छीनने की कोशिश कर रही हो। उस समय इतनी मोटी और बदसूरत होने के बाद भी तुम्हारी माँ बन गई, और अगर उस वक्त ऐसी लगती तो ना जाने क्या करती। वैसे अच्छा ही किया हम लोगों ने तुम्हारे साथ। क्या मतलब है? क्या किया तुम लोगों ने मेरे साथ? क्योंकि मेरी माँ ने तुम्हें कुछ इंजेक्शंस दिए थे, जिसके कारण तुम्हारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया था, और उस वक्त तुम इतनी मोटी और बदसूरत हो गई थी। ये बात सुनकर अनिका को एक पल ऐसा लगा कि कामिनी की जान ले लूं। सौतेली बेटी होने की कोई इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकता था? अनिका के चेहरे का रंग उड़ते देख कामिनी को मजा आने लगा था। वैसे मानना पड़ेगा कि माँ के इंजेक्शंस ने तुम्हारा शरीर तो बदल दिया, लेकिन तुम्हारा मन ना बदल पाई। उस वक्त इतनी मोटी और बदसूरत होने के बाद भी ना जाने किस आवारा के साथ रात बिताई होगी तुमने। छी, मुझे तो तुम्हें सौतेली बहन कहने पर भी शर्म आ रही है। चली जाओ यहाँ से। और हाँ, कुणाल के साथ दोबारा रिश्ता जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अनिका को ये सारी बातें तीर की तरह चुभ रही थी, मगर वो सब कुछ बर्दाश्त करती गई, क्योंकि उसे उसके बच्चे तक पहुंचने का कोई क्लू चाहिए था। कामिनी, अगर तुम मेरे बेटे के बारे में कुछ भी जानती हो तो प्लीज बता दो। कामिनी प्लीज। God, you stupid! Stay away from me. मुझे पता है कि तुम्हारा मकसद क्या है यहाँ आने का। चली जाओ यहाँ से। Get out! I said get out! कामिनी, इट्स ओके, चलो तुम्हारी ड्रेस क्लीन करते हैं। अनिका को अपने बेटे तक पहुंचना था, इसलिए वो कामिनी की बदतमीजी बर्दाश्त कर रही थी। दूसरी ओर डॉक्टर अमृता को ढूंढते हुए रोहित परेशान होने लगा था कि तभी एक वेटर ने उससे कहा, फोर्थ फ्लोर पे बॉलरूम में कुणाल डोगरा की पार्टी चल रही है। शायद डॉक्टर अमृता कुणाल डोगरा की गेस्ट है। अरे सिर्फ गुनगुनाते ही रहोगे या बताओगे भी बात क्या है? एक्चुअली आज मैं अपने दिल की बात किसी लड़की को कहने वाला हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे आप सबके साथ की जरूरत पड़ेगी। अरे जो भी कहना चाहते हो जरा खुल के बताओ, ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। अरे जो गुनगुना रहे थे कब से कब गा के सुना दो। कुणाल की नजर फोन ऑन करने की कोशिश करती हुई अनिका पर पड़ी। आया हूँ लेके जज्बात अपने संग, देखा है तुझको बस अपने ही संग, दुनिया को छोड़ के मैं आया तेरे लिए, सच तो यही है कि मैं बना तेरे लिए। देख वो कुणाल तेरे लिए कितना अच्छा गाना गा रहा है। अब ड्रामा बंद कर और अंदर चल।
रहोगी क्या, क्या तुम मेरी रहोगी क्या, क्या तुम कामिनी को लग रहा था कि कुणाल की नजर उस पर नहीं पड़ी, लेकिन कुणाल की नजरों में सिर्फ एक ही लड़की थी जिसकी ओर वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। जैसे ही कुणाल अनिका के नजदीक पहुंचा, वो अपने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, आज तक मैंने तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? कुणाल! कुणाल ने पीछे मुड़कर देखा तो बिल्कुल चौंक गया। ये सब तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने ये सब इस लड़की के लिए किया है। तुम कर जाओ, बाद में बात करूंगा मैं तुमसे। सारे दोस्तों के सामने कामिनी की बहुत बड़ी इंसल्ट हुई थी। कामिनी की आंखों से आंसू टपकने लगे। तुम ये सब मेरे साथ नहीं कर सकते कुणाल। इस लड़की के लिए तुमने मेरा दिल दुखाया। तुमने इस बेशरम लड़की के लिए मेरा दिल तोड़ा। शराब कामिनी, क्या क्या बोले जा रही हो रागिनी के बारे में? रागिनी? कौन रागिनी? पागल हो गए हो क्या? ये रागिनी नहीं है, ये अनिका है, जिसे तुमने कुछ दिन पहले तलाक दिया है। हाय, माय नेम इज कुणाल डोगरा एंड योर्स? रागिनी, अनिका गुलेरिया। कामिनी ठीक कह रही है। मजाक बना के रखा है इसने मेरा और कुणाल का सबके सामने। लेकिन अब तमाशा तुम्हारा बनेगा। ऐसा सबक सिखाऊंगी, जिंदगी भर याद रखोगी। होटल पैराडाइज में बिहेवियर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? कुणाल डोगरा नाम है मेरा। तो तुम पोते कौन हो मेरे पर्सनल मैटर में बोलने वाले? ये है मिस्टर रोहित मारवा, इस होटल के मालिक। कुणाल के पांव अपने आप थोड़ा पीछे हो गए। उसे पता था मारवा ग्रुप एक बहुत बड़ी कंपनी है और रोहित मारवा के बारे में कुणाल ने काफी कुछ सुन रखा था। यस सर। सर काफी टाइम से सिग्नल नहीं आ रहा है और शायद डॉक्टर अमृता का फोन स्विच ऑफ हो गया है। आई एम सॉरी सर। डॉक्टर अमृता को ढूंढने में रोहित को हार का सामना करना पड़ा और वो बॉलरूम से जाने लगा। लेकिन फिर रोहित ने मन ही मन फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज वो डॉक्टर अमृता को ढूंढ कर रहेगा। यहाँ कोई डॉक्टर अमृता को जानता है? क्या आज रोहित को पता चल जाएगा कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है? यहाँ कोई डॉक्टर अमृता को जानता है? Back to school season is officially here and it's time to power up with Lenovo. Experience blazing speed, stunning graphics and unstoppable performance with Lenovo PCs powered by Intel Core Ultra 9 processors. Plus, enjoy no-cost EMI, cashback up to ₹15,000 and unbeatable exchange offers. There's a Lenovo for everyone. So visit Lenovo.com right now and take advantage of Lenovo's exclusive back-to-school offers. That's Lenovo.com. Excuse me. रोहित के प्रेसिडेंशियल स्वीट में सनी टैबलेट पर गेम खेल रहा था। सनी की टीम हार रही थी। सभी प्लेयर्स मैसेज पर एक ही चीज लिख रहे थे, स्वीट एंजल कम बैक एंड सेव अस। तभी स्वीट एंजल की एंट्री हुई। स्वीट एंजल ने सनी के लिए मैसेज भेजा।
तुम लोग मुझे बस फॉलो करो। चलो चलो सब फॉलो करो, चलो चलो चलो। सनी ने भी वही करना शुरू किया। स्वीट एंजल का गेम कुछ ऐसा था कि मानो कोई इंसान नहीं कंप्यूटर खेल रहा हो। चलो 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 चलो। यस यस यस। सनी जो पहले से स्वीट एंजल का फैन था, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात थी। आज उसे मौका मिला था स्वीट एंजल के साथ पार्टनर बनकर गेम खेलने का। सनी ने स्वीट एंजल को गेम पर पर्सनल मैसेज किया। आई एम ए बिग फैन ऑफ यू। क्या मैं आपके बारे में ज्यादा जान सकता हूँ? क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ प्लीज? If you want to meet me, you have to come to Manali. मनाली? ये मनाली में रहती है क्या? कि आप मजाक तो नहीं कर रही? I stay in Manali too. सनी को आज अपने लक पर भरोसा नहीं हो रहा था। स्वीट एंजल का मैसेज आया। इस मैसेज के बाद सनी की सांसें रुक गईं। Okay, come to Hotel Paradise International. पैराडाइज? क्या हम प्लीज मिल सकते हैं? आज तक आपको किसी ने नहीं देखा। कम से कम प्लीज एक पिक तो भेज दीजिए। स्क्रीन पर जो सनी ने देखा वो अपनी आने वाली जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाला था। स्वीट एंजल द फेमस इंटरनेट गेमर और कोई नहीं, हमेशा शांत रहने वाला उसका भतीजा आर्यन मारवा था। गुरुदेव। चाचू आप क्या कह रहे हैं? छोड़ दीजिए। चाचू मत कहिए सर, चाचू मत कहिए। आप कौन है और हम मनुष्यों के बीच में क्या कर रहे हैं? आर्यन को पता था कि सनी काफी अजीब बातें करता है, मगर आज कुछ ज्यादा ही अजीब थी। चाचू मैंने ऐसा क्या किया? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मान गया गुरु, मान गया।